बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ट्रिप पर। आज हम अपना सेकंड पार्ट ऑफ लेसन फर्स्ट दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इरीगेशन होती है सिंचाई। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो हम फसल उगाते हैं उसमें सिंचाई के कौन कौन से जो रास्ते हैं उसको अपनाते हैं, सिंचाई कैसे करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव। सभी जो सजीव होते हैं उनको जीने के लिए पानी की जरूरत होती है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट। जो पानी है वो फसल होती है उनकी ग्रोथ के लिए, फ्लावर्स होते हैं फूल फलों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। पानी है जो वो प्लांट की जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर आल्सो एब्जॉर्ब। रूट के द्वारा जो मिनरल्स होते हैं और जो उर्वरक होते हैं वो भी प्लांट्स के द्वारा, प्लांट के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो पौधा है वो उसमें 90% वाटर को कंटेन करता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर सूखी धरती होगी तो जो बीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए पानी वहाँ पे बहुत ही जरूरी है। तो जर्मिनेशन होता है अंकुरित होना। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो न्यूट्रिएंट्स है जो वो पानी के साथ घुलकर जो पौधा है उसके पूरे पार्ट में पहुंच जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। जो पानी है वो हमारी फसल की सुरक्षा करता है, एक तो पाले से जो कि सर्दी में आपको दिखाई देता है और एक गर्म हवा। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। इसीलिए हमारी सॉइल को मॉइस्चर प्रूफ बनाने के लिए, दैट्स मीन उसमें नमी लाने के लिए, और हमारी जो क्रॉप है फसल है उसको हेल्दी रखने के लिए, उसको वृद्धि करवाने के लिए हमें पानी देना बहुत ही जरूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। यहाँ पे आपको एक कीवर्ड मिला है जो है इरीगेशन, जिसके ऊपर हम अब इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि एक निश्चित समय पर पानी का देना हमारी फसल को, एक निश्चित समय पर हमारी फसल को पानी देना इरीगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो समय होता है और जो सिंचाई है वो हमारी फसल से फसल, मिट्टी और जो ऋतु है उसके ऊपर निर्भर करती है। इन समर गर्मियों में द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। जो पानी देने की जो क्षमता होती है पेड़ों में वो जो पौधे होते हैं उनमें वो ज़्यादा होती है। वाई इज इट सो? अब ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल एंड द लीव्स? क्या ये इसलिए होता है क्योंकि जो लीव्स है, पत्तियों के द्वारा जो पानी होता है वो इवेपोरेशन जो टेक्निक होती है उसके द्वारा वो इवेपोरेट हो जाता है? क्या ये बात सही है? सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, टेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। यहाँ पे आपको इसके कुछ स्रोत बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस के माध्यम के द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। तो ये हैं आपके वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, नदियाँ, रिवर, डैम्स होते हैं बांध, और कैनल्स होती हैं नहरें। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। यहाँ पे आपको पारंपरिक तरीके बताए जाएंगे कि आप सिंचाई के लिए कौन कौन से यूज करते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स। जो पानी है वो कुएं में प्रेजेंट होता है, लेक्स होता है नदियों में, और कैनल होते हैं नहरें। तो वहाँ पे जो पानी प्रेजेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। हर एक क्षेत्र में ले जाने के लिए हम उसको उठाना पड़ता है। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, अपने खेतों तक पहुँचाने के लिए हमें उसके कई सारे ऐसे मेथड अपनाने पड़ते हैं। तो वो हम बात करते हैं कैसे। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दिस मेथड। इन जो मेथड है उसमें हम किस किस का सहारा लेते हैं, जीव जंतु या फिर कोई मानव। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। जो ये मेथड है, ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सस्ती है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जो कि बहुत जो ये वेज है ट्रेडिशनल के वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मॉट, जिसको हम पुली सिस्टम कहते हैं, जैसा कि आपको फिगर 1.4 के ए पार्ट में भी दिखाया गया है। सेकेंड वन इज चेन पाम, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। थर्ड में ढेकली, ढेकली में भी आपको ये फिगर 1.4 के सी पार्ट में दिखाई दे रहा है। और फोर्थ में राहत, जो कि होता है लीवर सिस्टम, ये आपके फिगर डी में दिखाया गया है। पंप्स है कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। जो पंप्स हैं वो पानी को ऊपर उठाने के लिए यूज किए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। जो ये पंप्स होते हैं उनको रन आउट करने के लिए, उनको चलाने के लिए हम किस किस का यूज करते हैं, बिजली का, सोलर एनर्जी का, और फिर जो बायोगैस होती है उस। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन में हम पढ़ेंगे आज के आधुनिक तरीके कि किनके द्वारा हम सिंचाई करते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। तो आज के आधुनिक तरीकों के द्वारा हम जो पानी का प्रयोग है वो कम खर्च के साथ कैसे कर सकते हैं। द मेन मेथड यूज एज फॉलोज। तो आपको ये जो विधियां हैं वो बताई गई है।
पहली है स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो जो ये तरीका है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे भूमि समतल नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है, और जहाँ पे पानी सही मात्रा में प्रेजेंट नहीं होता। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, जो इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे नल होते हैं उनके ऊपरी सिरों पर घूमने वाली नोजल लगी होती है, आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल, जो कि फिक्स डिस्टेंस के साथ एक मेन पाइप के साथ जुड़ी हुई होती है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, जब यहाँ से पानी को गुजारा जाता है मेन पाइप में से प्रेशर के साथ और किसकी सहायता से, एक पंप की सहायता से, तो इट स्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, तो यह जो ये घूमती हुई नोजल है उनके द्वारा जो पानी है वो बाहर निकलता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग, ये ऐसा मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बरसात हो रही है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। जो स्प्रिंकलर है, जो ये तरीका है, वो जैसे कॉफ़ी की हम खेती करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, और बहुत ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनके लिए ये फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट वन इज़ ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम में हम बात करते हैं द वाटर फोल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इसमें जो पानी है वो पौधे की जो जड़ है उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए हम इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये बहुत ही अच्छा बेस्ट तरीका है किस किस के लिए, फ्रूट्स प्लांट्स की जो फलदार पौधे होते हैं, बगीचे होते हैं और पेड़ होते हैं। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप। इस सिस्टम के द्वारा जो पानी है वो पौधे को बूंद बूंद के साथ दिया जाता है, जैसे कि फिगर 1.5 के बी पार्ट में आपको दिया गया है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, जो पानी है इसमें बर्बाद नहीं होता। इट इज ए बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, यह उन लोगों के लिए, उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहाँ पे जो पानी है वो बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो अनवांटेड प्लांट्स हमारे जो फसल है उनके बीच में उग आते हैं, तो उनसे हम अपने फसलों की जो रक्षा है वो कैसे कर सकते हैं। बुजो एंड पहेली went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field। बूजो एंड पहेली जो कि इसमें कैरेक्टर दिए गए हैं वो गेहूं के खेत में गए और वहां पे उन्होंने उस खेत में उस अनवांटेड जो प्लांट है उनको देखा। इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो खेत है उसमें फसलों के साथ साथ प्राकृतिक तरीके से जो ये अवांछित जो पौधे थे वो भी उगे हुए हैं। दिस अनडिजायरेबल प्लांट आर कॉल्ड वीड्स, इसलिए जो ये अवांछित पौधे हैं इनको हम खरपतवार का नाम देते हैं। तो वीड्स होता है खरपतवार। द रिमूवल ऑफ सीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो ये जो अनवांटेड प्लांट है इनको नष्ट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो उसे कहते हैं हम वीडिंग होते हैं खरपतवार नाशी। वीडिंग इज नेसेसरी मीन्स सिंस नीड्स वीड्स कॉम्पेट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। यहाँ पे आपको बताया गया है कि वीडिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जो वीड है वो जो अनवांटेड जो प्लांट है वो क्या करते हैं, जो फसल उनके साथ उगी हुई होती है उन पे वो ना तो अच्छे से पानी जाने देते हैं, ना उनको सफिशिएंट जो लाइट है वो प्रोवाइड करने देते हैं, और ना ही उनको अच्छे से स्पेस देते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, इसलिए वो जो हमारी फसल है उस पर बुरा प्रभाव डालते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग, जो कुछ ये अनवांटेड प्लांट है ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी इसके बीच में हमें बाधा पहुंचाते हैं। एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और ये हमारे लिए विषैले हो सकते हैं और जानवरों के लिए भी विषैले हो सकते हैं। फार्मर्स अडेप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो किसान होते हैं वो इसकी ग्रोथ को, इसकी वृद्धि को रोकने के लिए बहुत सारे तरीकों को अपनाते हैं। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो क्रॉप है उसकी सोविंग करने से पहले उसकी जुताई की जाती है, जो कि इन पौधों को जड़ से उखाड़ने में और जो ये खरपतवार है इनको नष्ट करने में हमें मदद देते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। इसका जो सबसे अच्छा जो समय होता है इसको निकालने का वो तब होता है जब ये इनमें से बीज निकल आते हैं या इनके फूल लगाते हैं। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग ऑफ कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं,
तो हम इसे जो ज़मीन होती है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर काट के और जो ये पौधे होते हैं इनको अच्छे से खींच के निकाल सकते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए खुरपी। ये काम किया जाता है खुरपी के द्वारा। ए सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। इनको निकालने के लिए सीड ड्रिल का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि फिगर 1.2 के बी पार्ट में आपको दिखाया गया है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड। तो यहाँ पे आपको बताया है कि जो ये अनवांटेड प्लांट है इनको कंट्रोल किया जाता है, इनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है काफ़ी सारे केमिकल्स को यूज़ करके, जैसे कि लाइक 2,4-D। यहाँ पे आपको उस कीटनाशक दवाई का नाम बताया गया है 2,4-D। दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड टू द किल द वीड्स। इसका जो स्प्रे है वो इनके ऊपर किया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये जो हमारी फसल होती है उसको ख़त्म नहीं करते। द वीडिसाइड आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड। जो ये दवाई है, जो ये कीटनाशक दवाई है, हम इसका क्या करते हैं, पानी के साथ अच्छे से मिला के एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद स्प्रे। और स्प्रे के साथ अपने हमारे जो खेत होता है उसमें हम उसका स्प्रे कर देते हैं। एज ऑलरेडी मैंशन, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि द वेडिसाइड स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। कि जो इनको नष्ट कर सकते हैं हम कब कर सकते हैं, जब इनका फूल लगाते हैं या इनके बीज उगाते हैं। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। ऐसा करने से जो किसान होते हैं उनकी जो सेहत है उस पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए वो इन केमिकल्स का यूज़ बड़े ही सावधानी पूर्वक करते हैं। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals। इसीलिए जो किसान होते हैं वो इसका स्प्रे करते समय अपने नाक और अपने मुंह को एक कपड़े के साथ ढकते हैं ताकि उन्हें हानि ना पहुंचे। नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो हार्वेस्टिंग होती है वो हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है हमारी फसलों के लिए। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग आपको एक कीवर्ड मिला है जिसका मतलब होता है कि जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है और उसको जो काटना होता है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें क्या किया जाता है, जो फसल है उनको खींचकर और जो जमीन है उसके से थोड़ा सा ऊपर से काट दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसी भी फसल को पकने से के लिए 3 से 4 महीने की आवश्यकता होती है या फिर वो 3 से 4 महीने ले लेते हैं। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सीकर। हमारी जो देश है उसमें जो हार्वेस्टिंग है, कटाई है, वो दराती के साथ की जाती है, जैसे कि फिगर 1.7 में आपको ये दराती दिख रही है। और बाय ये मशीन कॉल हार्वेस्टर। और फिर जो दूसरी मशीन होती है हार्वेस्टर, उसका यूज़ करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो अनाज के दाने होते हैं उनको जो भूसा है उससे अलग कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसलिए इस जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग भी आपका एक कीवर्ड है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। ये काम हमारा कंबाइन मशीन्स के द्वारा भी किया जाता है, विच इज इन फैक्ट ए कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, जो कि निश्चित रूप से इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शार्प बाय विनोविंग। यहाँ पे आपको एक और कीवर्ड मिला है जो कि है विनोविंग। विनोविंग का इसमें अर्थ दिया गया है कि जो किसान है वो क्या करते हैं, अपने जो उनकी लैंड होती है, जो उनकी ज़मीन होती है उस पर वो जो ग्रेन्स है, अनाज के दाने हैं, उनको डाल देते हैं और उनको अलग करते हैं भूसे से। तो उसको हम विनोविंग नाम देते हैं। तो विनोविंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो तेज़ प्रेशर के साथ हवा आती है और हवा के द्वारा जो भूसा है वो अलग हो जाता है और जो आपका जो अनाज के दाने होते हैं वो वहीं ज़मीन पर गिर जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दिस इन क्लास 6, जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो स्टोरेज जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। ये स्टोरेज में आपको बताया गया है कि जब फसल कटने के बाद आ जाती है तो उसको हम कैसे उसको संभाल कर रखते हैं, उसका भंडारण कैसे करते हैं। इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर जो ये अनाज के दाने हैं हमारी फसल से जो निकले हैं, अगर वो ज़्यादा समय तक ऐसे ही रख दिए जाते हैं तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं कि वो मॉइस्चर होती है, नमी, इंसेक्ट होते हैं जो ये मक्खी मच्छर होते हैं, रैट्स होते हैं चूहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे हम उसका बचाव कर सकते हैं।
द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, जो ताज़ी फसल होती है, ताज़ी काटी हुई फसल होती है, उसमें जो नमी है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ताज़ी फसल होती है, अगर उनके बीजों को हम बिना सुखाए अगर स्टोर करके रख लेते हैं तो दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उस पर जो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, वो आक्रमण कर देते हैं, उनके अंदर पनपने लगते हैं। लूजिंग द जर्मिनेशन कैपेसिटी, और नमी के कारण वो वहाँ पे अंकुरित भी हो जाते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, इसलिए कहा गया है कि हमें भंडारण करने से पहले क्या करना चाहिए, जो हमारे अनाज के दाने हैं उनको प्रॉपरली सुखा के और फिर उनको मॉइस्चर प्रूफ बना के बाद में उनको स्टोर करना चाहिए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पैट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, जिस ऐसा करने से हमारे जो फसल है से निकले जो अनाज के दाने हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इन सब जो बैक्टीरिया, फंगी और जो पेस्ट होते हैं उनसे बच जाएंगे। फार्मर्स हैव ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स, जो किसान होते हैं उनके पास जूट के बैग होते हैं या फिर मेटल से या जो कि हम कहते हैं धातु से बने हुए कोई बीन होते हैं। हाउएवर फिर भी लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज, यहाँ पे आपको बताया गया है सिलोज। सिलोज क्या होता है, जहाँ पे जो अनाज के दाने हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखे जाते हैं। एंड ग्रेनरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट, और ग्रेनरी होता है जो भंडार की जो जगह होती है उसको हम ग्रेनरी कहते हैं, जैसे कि फिगर 1.10 के बी पार्ट में आपको दिखाया गया है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, तो हम घर पे क्या करते हैं, इन सब से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे जो दाने हैं अनाज के उनको स्टोर करने के लिए या फिर जो गोदाउन होते हैं उनमें हम केमिकल का सहारा लेते हैं, वहाँ पे उसका छिड़काव करते हैं, जिससे जो उनमें पनपने वाले जो फंगी होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो रुक जाते हैं। लास्ट वन इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स, यहाँ पे इसमें आपको बताया गया है कि जो खाना है, जो भोजन है हमें जानवरों से मिलता है वो कौन कौन सा है। तो एक्टिविटी 1.3 मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट, आपने ये नोटबुक में टेबल बनानी है और इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, एक में आपका फूड है, दूसरे में आपका सोर्सेज है। तो फूड में आपको दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट में मिल्क दिया गया है, तो यहाँ पे आपको उसके स्रोत बताने कि जो दूध है हमें किस किस से मिलता है, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी आपने अपने आप फिल करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, इसको कंप्लीट करने के बाद यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, तो आपको ये पता चलेगा कि जो पौधे होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो हमें विभिन्न प्रकार का जो खाना है, भोजन है, वो प्रदान करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, बहुत सारे लोग जो कि कोस्टल एरियाज होते हैं, तटीय क्षेत्र, उनमें रहते हैं, वो अपने भोजन में जो मुख्यतः अपनाते हैं अपना आहार, वो होती है फिश। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड, पिछले क्लास में आपने भोजन के बारे में पढ़ा है, जो कि आपका लेसन था फूड कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, की जो हमें पौधों से प्राप्त करते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व से नंबर स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सॉविंग एक्सेट्रा। उसके बाद हमने इस लेसन में पढ़ा है कि हम जो क्रॉप प्रोडक्शन है, हमारी फसल को उगाने के लिए हम कौन कौन से स्टेप को अपनाते हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीड का सिलेक्शन करते हैं, सॉविंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, फिर बाद में ये सब टेक्निक्स के बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज का काम होता है। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, ऐसे इसी तरह जो जानवर होते हैं वो फार्म्स में या फिर हमारे घर में पाले जाते हैं। हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, जिसकी हम अच्छे से उन्हें आहार देकर या फिर उन्हें आवास देकर उनकी रक्षा करते हैं। वैन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, तो यहाँ पे आपको बताया गया है एक कीवर्ड जो कि है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे जो जीव जंतु होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो रखे जाते हैं और उनको अच्छे से आहार और उनको आवास उपलब्ध कराया जाता है, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिए गए हैं, तो कीवर्ड्स में आप देखिए, आपको अगर इनमें से कोई भी कीवर्ड समझ में ना आया हो
तो आप अपने इसमें कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।